परिंदे रुक मत, तुम में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। हेलो दोस्तों, नाउ यूट्यूब चैनल पर आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को 2001 से 2019 तक पॉलिटेक्निक के पूछे गए सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, जो आपके पॉलिटेक्निक आईटीआई विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पॉलिटेक्निक और आईटीआई में। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित है। दोस्तों, अगर ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पॉलिटेक्निक और आईटीआई की पल पल की जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों, यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले कि वीडियो जब इस पे डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी कड़ी में आज 2002 में पूछे गए फिजिक्स के 30 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का इकाई है। या प्रकाश वर्ष किसका ऐसे मात्रक है? तो दूरी का। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर है, समाविष्ट में लगभग कुल आकाश गंगा की संख्या है। समाविष्ट का मतलब हुआ ब्रह्मांड में कुल कितने आकाश गंगाएं हैं? तो ब्रह्मांड में कुल 10 के पावर 11 आकाश गंगाएं है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, हमारी अपनी आकाशगंगा दी मिल्की वे है, उसके बारे में पूछ रहा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आकार में सर्पी, आकार में दीर्घवृत्तीय, आकार में अनियमित, एक प्रकाश वर्ष व्यास वाली। तो यह हमारी आकाशगंगा जो है आकार में सर्पिल आकार का है, जिसे आकाशगंगा को दूध मिखला भी बोलते हैं। तो यह सर्पी आकार का होता है, तो इसीलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? तो टंगस्टन दोस्तों यह 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यह 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। कोई कोई बुक में आपको 3300 डिग्री सेल्सियस भी देता है, तो यह हो सकता है, लेकिन यह ऑप्शन में यही 3000 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्शन के अनुसार सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रोटोस्टार बराबर होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का उच्च संघनित बादल को प्रोटोस्टार कहते हैं, तो इसीलिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वेत वामन तारे के पदार्थ का घनत्व लगभग है। श्वेत वामन तारे के पदार्थ का घनत्व 10,000 जिग्रा प्रति सेमी क्यू होता है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिकतम ताप है? तो यह बुध का अधिकतम ताप है। ऐसे शुक्र को बहुत ही चमकीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन ताप के माध्यम में यह सूर्य से सबसे नजदीक बुध ग्रह है, इसी कारण इसका ताप सबसे अधिक है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित ग्रहों में से सूर्य से सबसे अधिक दूर पर कौन सी ग्रह है? तो सबसे दूर पर सूर्य से प्लूटो, यह 2002 में ऑप्शन के अनुसार प्लूटो इसका आंसर होता, लेकिन अब अगर पूछता तो अब आंसर वरुण होगा, जो कि सबसे दूरस्थ ग्रह है, जो कि ऑप्शन में नहीं वरुण दिया गया है। तो इसीलिए इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार प्लूटो ही होगा, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है और इसे बोनो ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगर इसमें नेपच्यून या उसी का हिंदी वरुण होता है, अगर वो रहता तो वो हो जाता अभी के अनुकूल, क्योंकि अब प्लूटो ग्रह नहीं है, प्लूटो एक बौना ग्रह है।
तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेली धूमकेतु जो कि पिछली बार 1986 में देखा गया था अब दिखाई देगा। तो हेली धूमकेतु जो है 76 वर्ष पर दिखाई देता है, तो ये 1986 में दिखाई गई है, इसमें 76 वर्ष आप लोग जोड़ दीजिएगा तो इसका अगला आंसर निकल जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2062 में अब हमको हेली नामक धूमकेतु दिखाई देगा। बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया है? तो बिग बैंग सिद्धांत दोस्त हेब्बल नामक वैज्ञानिक ने बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताए हैं, और यह क्वेश्चन दोस्तों 2002 में पूछा गया था, और यह 2019 में भी यही क्वेश्चन बिग बैंग सिद्धांत या यही बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोटक का सिद्धांत भी कहते हैं, यह सिद्धांत हेब्बल नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी सार्वत्रिक नहीं, इसे सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक सरल लोलक का दोलन काल लगभग कितना होता है? तो एक सरल लोलक का दोलन काल निर्भर करता है, सो पूछ रहा है हमको। तो सरल लोलक का जानते हैं कि टी बराबर होता है, आप लोग टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी, यह सूत्र होता है सरल लोलक का। तो इसमें एल और जी पर मतलब सरल लोलक की लंबाई और उसके गुरुत्वीय त्वरण पर ही यह निर्भर करता है, तो इसमें लंबाई दिया हुआ है, तो सरल लोलक यह इसके लंबाई पर निर्भर करेगा, तो इसीलिए इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्त आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से नहीं हो सकता, एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से वेग तो हो ही सकता है, संवेग भी होगा, गतिज ऊर्जा भी होगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा आवश्यक निश्चित रूप से नहीं हो सकता है, तो स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 ओम के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक 12 वोल्ट का विद्युत विभवांतर लगाया गया है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है, तो हमको धारा का मान पूछ रहा है, और 4 को प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जानते हैं श्रेणी क्रम के सूत्र होता है आर समतुल्य बराबर R1 इंटू R2 R3, ऐसी डॉट डॉट जितना तक जाएंगे तो 4 प्रतिरोध है, तो आर समतुल्य बराबर हो जाएगा 6 तक 24, मतलब कि 24 ओम अब प्रतिरोध हो गया है। अब हमको प्रतिरोध का मान 24 ओम निकल गया, तो हमको धारा का मान पूछ रहा है, तो आई बराबर होता है आई बराबर भी बटे आर होता है। आपको भी का मान 12 वोल्ट दे दिया है, आपको प्रतिरोध अभी अभी 24 ओम निकला है, प्रतिरोध आपको भी का मान 12 वोल्ट दे दिया है, प्रतिरोध 24 ओम निकला ही है, काटिएगा तो 1/2 आएगा, 1/2 का मान 0.5 आता है, जो कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे प्रवाहित धारा 0.5 एम्पीयर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 115 वोल्ट के 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अभी ही सूत्र हम लिखे थे, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसका भार आवर्तकाल में द्रव्यमान कहीं भी नहीं है, लंबाई और उसके गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करता है, और 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, इसका मान तो स्थिर ही रहता है, तो इससे तो कोई बढ़ने घटने का कोई चांस ही नहीं बनता। एल और जी पर ही निर्भर करता है, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर, लेकिन इसमें ऑप्शन वो है ही नहीं, तो यह अपरिवर्तित रहेगा, मतलब अगर उसका भार बढ़ा भी देंगे तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, देख एक
निश्चित तार का प्रतिरोध R है, एक दूसरे तार का प्रतिरोध जो कि पहले तार के समान है, केवल जिसका व्यास पहले से दुगुना है। सारे चीज तो सेम है। जैसे पहला का प्रतिरोध R है, तो देखिए आप लोग R बराबर आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर रो इंटू L बटे ए होता है। यह सूत्र तो आप लोग जानते ही हैं। अब यह सूत्र जानते हैं तो आपको ए हुआ एरिया मतलब क्षेत्रफल और एल हुआ लंबाई और ये रो तो इसका समानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए लिया गया है। तो आप यह देखिए कि अब इसमें जो है जो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर जब होगा तो ये एल 2 पाई, ये एरिया तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर होगा तो आर अब दुगुना हो जाएगा। तो अब यह आर बराबर आप देख सकते हैं इस सूत्र में कि इसका मान 1/4 रो एल बटे आर स्क्वायर निकला। अब इतना का मान आप लोग जानते हैं कि आर के बराबर होता है, तो यह प्रतिरोध का R/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर R/4, इसीलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक चालक का प्रतिरोध जिस पर निर्भर नहीं करता वह है, मतलब एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, तो चालक का प्रतिरोध द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर करता है, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, प्रतिरोधकता पे भी करता है, लेकिन द्रव्यमान पर चालक का प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल 10 ओम प्रतिरोध के चालक से 0.1 एम्पीयर की धारा भेज रहा है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है I बराबर V बटे ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये कैपिटल आर बाहरी प्रतिरोध है और स्मॉल आर यह आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये इसी में हम मान धर देंगे। हमको आई का मान दे दिया है 0.1 एम्पियर और आपको भी का मान भी दे दिया गया है 1.1, तो उसे भी हम रख देंगे। और आपको आर ये दे दिया है, ये आपको बाहरी प्रतिरोध दे दिया है 10 ओम और आंतरिक प्रतिरोध आर को निकालने को कहता है स्मॉल वाला आर। तो अब इसको निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आप जब दोस्तों ना कीजिएगा 9.8 और 2 में जब आप गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपको पता चलेगा कि भी स्क्वायर बराबर 119.6 आएगा। तो भी का मान जब निकालेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये 1.4 मीटर पर सेकेंड की वेग होगा। तो इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो ध्वनि तरंगों के बीच व्यतिकरण तब हो सकता है जब उनकी आवृत्ति समान हो, उनकी आवृत्ति दूसरी की दुगुनी हो, उनकी आवृत्ति की चिन्ह भिन्न हो, उनके आयाम की चिन्ह भिन्न हो। तो इसमें उनकी आवृत्ति समान होने पर वो दोनों के बीच व्यतिकरण होगा, इसीलिए ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। जब उसकी आवृत्ति समान होगी तभी उसे में व्यतिकरण की क्रिया होगी। दोस्तों अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के रंग की संगत ध्वनि की गुणता है, मतलब तरत्व जो है वह ध्वनि की गुणता के समान होता है, इसीलिए इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में किसकी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वेबजियोर से जैसे बैगनी, जामुनी, नीला ऐसे जब आते हैं तो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इस दिए गए ऑप्शन में नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ऐसे बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में नीला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्रतीत होते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर दिखाई देते हैं, तो इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तब उसका मात्रा जो अपरिवर्तित रहता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवृत्ति सेम ही रहता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी से दूर एक वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बनेगा। जब वह अभिसारी लेंस की फोकस दूरी से दूर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, इसलिए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वह फोकस दूरी से करीब रहता, फोकस दूरी से कम दूरी पर रहता तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता, लेकिन यहाँ फोकस दूरी से जैसे ही दूर जाएगा उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वह वस्तु की दूरी है, तो अभी ही बोले हैं जब उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा तभी उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो इसीलिए फोकस दूरी से कम दूरी पर वस्तु रहने पर ही उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो इसीलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लोलक का दोलन काल होता है। तो सेकेंड लोलक का दोलन काल दोस्तों, सेकेंड लोलक जो होता है 1 सेकेंड में वह एक चक्कर नहीं पूरा कर पाएगा। दोलन का मतलब होता है जहां से स्टार्टिंग किए वहां पे आना, तो यह 2 सेकेंड, 1 सेकेंड तो जाने में और 1 सेकेंड आने में, तो सेकेंड लोलक का आवर्त काल 2 सेकेंड होता है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक दो आवेश प्रारंभ में 2 सेमी की दूरी पर है और उनमें तब तक दूरी किया जाता है जब तक कि उनके बीच की दूरी 6 सेमी नहीं हो जाती है, तो उनके बीच अब बल घटकर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं दोस्त कि यह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। जब यही सूत्र पर आप अप्लाई कीजिएगा तो पहला बार आर का मान 2 धरिएगा, यहाँ आपको Q का मान दे दिया है, तो इसमें आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप यह सेशन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यूज कर रहे होंगे और इसे सही तरीक़ा से अपने उपयोग में ला रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी आगे की ओर बढ़ाते हुए। दोस्तों, यह क्वेश्चन बैंक आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल साबित होगा। अगर 2001 से 2019 तक आप क्वेश्चन बैंक को कंट्रोल कर लेते हैं, आप इसका सही से इस चैनल के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं, तो आपकी रिजल्ट श्योर है, पक्का आपका रिजल्ट अच्छे कॉलेज भी मिलने की संभावना अधिक बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।